पहला क्वेश्चन है अपने पास में कि कौन सा कंपाउंड कलरलेस है। जब कलरलेस की बात आती है, इस टाइप के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को छोड़ करके अगर नॉर्मली कलरलेस की बात करें तो D0 और D10 जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो लोग कलरलेस होते हैं। ओके, अगर आप यहाँ चेक करोगे, पहले अपन मान लीजिए अपन कॉपर का चेक करते हैं, तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे पहले। यहाँ कॉपर +1 में है, और कॉपर +1 का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे, कॉपर का क्या होता है 3D10 4s1। अगर कॉपर +1 करोगे तो 4s1 वाला S1 का एक इलेक्ट्रॉनिक पहले क्या था 3D10 4s1 था। जैसे ही आप कॉपर +1 का करोगे, लास्ट में ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास में 3D10। तो कॉपर वाला कंपाउंड तो कलरलेस है, बिल्कुल, ये तो आंसर आ गया। उसके बाद में निकल का चेक कर लो आप, या फिर टाइटेनियम का चेक कर लो, दोनों का चेक कर लेते हैं। निकल का चेक करोगे तो निकल यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। कैसे? x -4 बराबर -2, तो x बराबर +2। वैसे निकल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है 3D8 4s2। जैसे ही आप +2 में लेके जाओगे इसको, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगा 3D8 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ओके ओके, तो इसमें तो डी में इलेक्ट्रॉन है। अब अपन इसका चेक करते हैं टाइटेनियम का। टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते पहले, x -6 बराबर -2, तो x बराबर +4 होगा, +4, x बराबर +4 आ गया। तो टाइटेनियम का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 3D2 4s2। ओके, जैसे ही आप टाइटेनियम +4 में ले जाओगे, 4 इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करने पड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा 3D0 हो जाएगा। तो D10 और D0 वाले कलर लेस होते हैं। ओके, आगे आंसर, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए बस एक ही रामबाण इलाज है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो शो करते हैं जिनके पास में चिलेटिंग लिगेंड होते हैं। तो जिनके पास चिलेटिंग लिगेंड है वो लोग तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, जिसके पास नहीं है वो नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। देखो, आइसोमेरिज्म शो करने के लिए, आइसोमेरिज्म या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए अपन ने कल कंडीशन बताई थी, MAN और MANB1 टाइप के जो होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो GI शो नहीं करते हैं। अगर इसको आप लिखोगे तो ये होगा MA2B2, मतलब MA इसमें तो नहीं आ रहा है, ये किस में आ रहा है MA4, मतलब कि MAN टाइप का है, तो ये वाला GI शो नहीं करेगा। ओके, अब आप बोलोगे कि ये भी तो MAN टाइप का ही है, इसको क्यों नहीं लगाया, तो इसमें क्या है चिलेटिंग लिगेंड है, तो ये क्या दिखाएगा GI तो नहीं दिखाएगा, बट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा देगा। और सेकंड वाला ना तो GI दिखा रहा है ना OI दिखा रहा है। अभी मैं बता दूं आपको, मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये पूरे केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, मतलब कि पूरी केमिस्ट्री मिक्स, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, तीनों की मिक्स्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। पर डे 40 से 50 क्वेश्चन जितने मेरे से हो पा रहे हैं नीट एग्जाम तक। और इतने ही क्वेश्चन आप एक फिजिकल में आप क्या कीजिए, एक मतलब रोज़ की 1 या 2 चैप्टर आप रिवाइज करते रहिए। अभी आपका जितना भी सिलेबस हो गया कोई बात नहीं, किसी का अब 70% हुआ होगा, किसी का 60% हुआ होगा, किसी का 50% से कम तो किसी का नहीं हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि अभी अभी भी आपके पास में बहुत टाइम है, बाकी वाले टाइम में आप बचे हुए चैप्टर करो। और साथ में अगर आपका 50% सिलेबस हुआ है तो आपको एटलीस्ट एक चैप्टर पुराना रिवाइज करना है, और बाकी जिस स्पीड से कर रहे हो उस स्पीड से आप टाइम देख करके न्यू करना शुरू कर दो। और अगर आप 70% 50 और 60 के लिए, दोनों के लिए एक ही रूल है, ठीक है। और अगर 70 या उससे ज़्यादा परसेंट आपकी केमिस्ट्री का सिलेबस हो चुका है तो आप रोज़ के 1.5 से 2 चैप्टर रिवाइज करो। 1 2 2 नहीं कर सको तो 1.5 तो करो ही करो, रिवाइज करो अच्छे से, अपने नोट्स पढ़ो। और क्वेश्चन है मैं आपको 40-50 करा रहा हूँ, 40-50 क्वेश्चन आप भी कर लिया करिए रोज़। ओके, इतना आप केमिस्ट्री में कर लीजिए। और बायो में यही होता है, आपको क्या करना है, पर डे 2 चैप्टर NCERT की पढ़ने हैं आपको। अब प्योर NCERT, भले आपका सिलेबस 10% हो गया हो या 100% हो गया हो, 2 चैप्टर पढ़ने NCERT के, 100 MCQs लगाने हैं आपको, इसमें सब कुछ आने चाहिए, असेसन रीजन भी आने चाहिए, बिल्कुल उनसे डर के नहीं बैठना है। ओके, और फिजिक्स में जितना सिलेबस हुआ उसको आगे कवर अप करिए, और रोज़ के 50 MCQs तो एटलीस्ट लगाइए। और इसके लिए आपको क्या करना है, 2 चैप्टर के रोज़ फॉर्मूले पढ़ने हैं और 1 चैप्टर रोज़
2 दिन में एक चैप्टर रिवाइज तो कर ही सकते हैं। 2 चैप्टर के फॉर्मूले पढ़ने हर दिन, मतलब कि हैंडबुक में या फिर आपने जो चार्ट वार्ट बनाया होगा, और अगर पास है आपके पास हैंडबुक नहीं है तो आप मेरे से पीडीएफ मांग सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा हैंडबुक का। तो 2 चैप्टर के तो फॉर्मूला पढ़ना है और 2 दिन में एक चैप्टर रिवाइज करना है और पर डे 50 क्वेश्चन करने हैं। और बाकी जो आपका सिलेबस आप कवर कर रहे हो जिस स्पीड से, उस स्पीड से कवर करते रहिए। बस उस स्पीड उतनी होनी चाहिए कि आपका सिलेबस फरवरी के लास्ट में 1 मार्च तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए पूरा, बस। ओके, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगला बोल रहा है जी से सॉल्ट किससे बोलते हैं। ये अभी एनसीईआरटी में तो नहीं है, बट बहुत बार एग्जाम में आता रहता है। जी से सॉल्ट क्या होता है, प्लेटिनम का होता है ये वाला कॉम्प्लेक्स, इसको जी से सॉल्ट बोलते हैं, मतलब कॉमन नेम है इसका, और कुछ भी नहीं बोल सकते। इसका नाम भी ले याद कर लो, इसका नाम होता है फेरोसिन, ठीक है। और ये केरोसिन, अब केरोसिन नहीं है, ये क्रोमियम हो गया तो केरोसिन नहीं होगा। ओके, तो सिस प्लेटिन का आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए। अगला बोलता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैल्शियम का 6 किस में है। तो मैं बता दूं आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात जब भी आती है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं। तो यहाँ पे ईडीटी क्या होता है, हेक्साडेंटेट लिगेंड की तरह काम करता है। एक ही लिगेंड क्या काम करेगा, 6 लिगेंड का काम करेगा। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। और ये है ऑक्सिलेट डाइडेंटेट लिगेंड, एक लिगेंड 2 लिगेंड की तरह काम करता है। डाइडेंटिसिटी 2 है, मतलब एक लिगेंड 2 लिगेंड की तरह काम करेगा, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन 2 लिगेंड डोनेट करता है उतना ये अकेला कर देगा। तो यहाँ पे 2 लिगेंड लगे हुए हैं, यहाँ ईडीटी 1 था तो 1 × 6, 6 आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ इसकी डेंटिसिटी 2 है और साथ में लिगेंड भी कितने, 2, एक डोनेट 2 करेगा तो इसकी डेंटिसिटी कितनी, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 4। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है। हाइब्रिडाइजेशन देखो, अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो ये है CO3, ये जो लिगेंड है वो आपका डाइडेंटेट लिगेंड है। ओके, डाइडेंटेट लिगेंड है और डाइडेंटेट लिगेंड है, इसीलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। और 6 नंबर कोऑर्डिनेशन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, या तो D2sp3 या sp3D2 होता है। ये होता है, ये कब आता है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है तब। और ये कब आता है, जब वीक फील्ड लिगेंड आता है तो। ओके, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन होते हैं, अपन जो सीरीज याद करते हैं उसमें, बट ये तो उस सीरीज में था ही नहीं। तो कार्बन एंड नाइट्रोजन के जिसमें नाइट्रोजन डोनर हो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। यहाँ कार्बन लगा हुआ है, मतलब ये कार्बन इसको डोनेट कर रहा है तो कार्बन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका, D2sp3। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला वाला है कि आपको P4O10 की स्ट्रक्चर बनानी है और उसमें कितने ब्रीजिंग ऑक्सीजन है। P4O10 की स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, मैंने जब P ब्लॉक पढ़ाया था आपको तब समझाया था। पहले आपको क्या करना है, फास्फोरस ऐसे बना देना, P4 बनाते हैं ना वैसे बना देना है। ये आपको पता ही है, फास्फोरस बनाते हैं अपन ऐसा, P4। ओके, अब आपको क्या करना है, P4 बना देना है और P4O10 है तो 4 फास्फोरस तो बन गए। अब ऑक्सीजन लगाने हैं तो ऑक्सीजन में दूसरे पेन से लगा लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये बन गई P4O10 की स्ट्रक्चर। सिंपल है, आसान, बनाने आसान है। अब यहाँ पे अपने इसको क्या पूछ रहा है कि ब्रिज बॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड मतलब कि फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस, एक ये हो गया, 2 3 4 5 और 6, टोटल कितने होते हैं फास्फोरस, फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस, ये कितने बॉन्ड है, 6 बॉन्ड है। कितने, 6 है। आ गया समझ में। ओके, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोस्ट रिएक्टिव फास्फोरस कौन सा होता है। एनसीईआरटी की प्योर लाइन है, वाइट फास्फोरस सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। आप पढ़ते हो ना वाइट और रेड फास्फोरस P ब्लॉक में, तो वाइट फास्फोरस सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ओके ओके, अगला बढ़ते हैं। कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, हाइड्रोलाइज्ड वो हो सकता है जो अपने वैकेंट ऑर्बिटल में वाटर से लॉन पेयर ले सकता है, ठीक है, जिसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। क्या चाहिए अपने पास में, वैकेंट ऑर्बिटल। तो अगर आप SF6 को देखोगे, देखो SF6 में पास आप बोलोगे डी, इस सल्फर के पास में वैकेंट D ऑर्बिटल है,
बट इसके बाद में देखो इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल होगा, इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल होगा, तो आंसर तो फोर्थ चला गया। ठीक है, तो आंसर क्या चला गया, फोर्थ। बट SF6 के पास में भी तो वैकेंट ऑर्बिटल था, बट इसमें इतने सारे फ्लोरीन हो गए, तो और सल्फर का साइज होता है छोटा सा, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडिंग हो जाएगी। आप बोलोगे ऊपर वाले में भी फ्लोरीन 6 थे, देखो बताता हूँ मैं आपको, ये आपका SF6 है, मैं आपको समझा रहा हूँ, और ये है आपका टेलुरियम F6। एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः, ये 6 फ्लोरीन लगे हुए। एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः, ये 6 फ्लोरीन लगे हुए। इस पे आकर के वाटर अपने लॉन पेयर नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि अटैक करने के लिए जगह नहीं है, लेकिन इस पे कर सकता है क्योंकि खूब जगह पड़ी है साइज़ की वजह से। ओके, तो SF6 में स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, इसीलिए उसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। और बाकी हाइड्रोलाइसिस किसका हो सकता है? जिसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। ओके, अगला पढ़ते हैं, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता है? मेथिल डाइबोरेंस का। अगर आप डाइबोरेन की स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो वो होती है B2S6 होती है। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन लोग, तो क्या बनता है? बनाना बॉन्डिंग बनती है, आपको याद हो तो ऐसे होता है। 4 बोरॉन होते हैं जो टर्मिनल होते हैं, आपको पता होगा, B2S6 की स्ट्रक्चर याद करो। और 2 बोरॉन ऐसे होते हैं जो बनाना बॉन्ड बनाते हैं, ये हर किसी को याद होनी चाहिए। जब भी आप रिएक्शन करोगे तो इन टर्मिनल हाइड्रोजन को आप रिमूव कर सकते हो। एक हाइड्रोजन को रिमूव करके CH3 लगाओगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा आपको बना के दिखाता हूँ। B2H कितने हो गए? 4, बाकी कितने बचे? 1, 2, 3, 4, 5, H5, और एक हाइड्रोजन को रिमूव करके आप CH3 लगा दिए, तो ये वाला पॉसिबल है। फिर आप 2 हाइड्रोजन रिमूव करके लगाओगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ 4 बन जाएगा, यहाँ 2 बन जाएगा। अगर आप 3 हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ बच जाएगा 2। अगर आप 4 हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 4। आप टर्मिनल हाइड्रोजन को ही रिमूव कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम CH3 कितने लगा सकते हो आप? 4। क्यों? क्योंकि सिर्फ टर्मिनल हाइड्रोजन को ही रिमूव किया जा सकता है, तो आप 5 CH3 नहीं लगा सकते हो। इसमें कितने लगा रखे? 1, इसमें 2, इसमें 4, तो आप टर्मिनल हाइड्रोजन को रिमूव करके CH3 लगा सकते हो, बनाना बॉन्ड को नहीं ब्रेक कर सकते। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला बोलता है सेस्क्यू ऑक्साइड। सेस्क्यू ऑक्साइड उसको बोलते हैं जिसमें 2:3 का रेशियो होता है, जैसे N2O3 2 और 3 है, C2O3 2 और 3 का रेशियो, उसे सेस्क्यू ऑक्साइड बोलते हैं। अगला देखो, NCERT में जिनोन के जो कंपाउंड्स हैं उनका हाइड्रोलाइसिस दे रखा है। वो हाइड्रोलाइसिस आपको एकदम डिट्टो याद करना है। मैंने जब पढ़ाया था अपना P ब्लॉक, तब आपको याद करने का तरीका भी बताया था शॉर्ट्स में, कैसे उसको याद करना। उस पर 5-10 मिनट का वीडियो बन जाएगा, तो अभी मैं, आप चाहो तो वहाँ पे जब P ब्लॉक में जा करके देख सकते हो। पर अब आपको वहाँ से NCERT ओपन करनी है और देखना है कौन सा नहीं बनता है। तो XeOF6 नहीं बनता है। देखो होता क्या, मैं आपको यहाँ पर समझा ही देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। पहले XeF6 होता है, तो आपको फ्लोरीन हटा करके ऑक्सीजन लगाना है। तो आपको पता है फ्लोरीन बनाता है सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन बनाता है डबल बॉन्ड। तो अगर आपको एक ऑक्सीजन लगाना है तो कितने फ्लोरीन हटाओगे? 2 फ्लोरीन। तो पहला अगर एक ऑक्सीजन डालोगे तो क्या बनाएगा? 2 ऑक्सीजन हटाओगे तो कितने बच जाएंगे? 4। तो XeOF4 तो बन जाएगा। ठीक है, अगला फिर से एक ऑक्सीजन और लाओगे आप, तो 2 फ्लोरीन फिर से हटाओगे तो XeO2F2 बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। अगला आप एक ऑक्सीजन और लाओगे तो XeO3 बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। समझ में आ गया ना? ये तरीका होता है। तो ऐसा कभी होगा ही नहीं कि एक ऑक्सीजन लाओगे और 3 फ्लोरीन बच जाएंगे, बिल्कुल नहीं। आपको समझ में आया कि एक फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। तो एक फ्लोरीन को हटा करके आप फ्लोरीन हटा के ऑक्सीजन लाना चाहते हो ना, तो आपको 2 फ्लोरीन हटाने पड़ेंगे एक ऑक्सीजन के लिए। आसान था? ओके, ये यही पूछा था कि कौन सा नहीं बनेगा। चलो अगला है होम्स सिग्नल में किसको यूज़ करते हैं? NCERT में एक बॉक्स बना करके होम सिग्नल के बारे में बताया हुआ है। पहले क्या होता था, समुद्री रास्तों में जहाज जब आते थे ना, अगर जहाज कोई, मान लो आप समुद्र में जहाज लेकर के गए और आप अपना रास्ता भूल गए, तो आपके पास में एक केमिकल होता था, उसको आप समुद्र के पानी में फेंकते थे तो समुद्र में
यूँ मतलब आतिशबाजी या आग टाइप का होता था कुछ, आग 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 वाग लग जाती थी, या फिर मतलब ऐसे थोड़ी फायर हो जाती थी जिससे सिग्नल मिल जाता था बाहर वालों को। आप बोलोगे बाहर वालों को कैसे सिग्नल मिलता है? तो पहले समुद्री रास्तों में ऐसा होता था कि या तो सब कोई दूसरे जहाज़ उसमें समुद्र में बह रहे होंगे, और या फिर क्या होता है, समुद्र के किनारे पे एक बड़े बड़े से ऐसे पोल या फिर मीनारें बनी होती थी और उसके ऊपर लोग बैठे होते थे, ध्यान रखते थे। ओके, ठीक है, समझ में आ गया बात को आपको? तो CaC2 और Ca3P2, C2P2 ऐसे याद रख दो, ठीक है। या फिर याद रख दो सिंटू पिंटू, C2 का सिंटू और P2 का पिंटू, और कैल्शियम तो है ही है, ठीक है। हॉल्ब सिग्नल में सिंटू पिंटू का मतलब कैल्शियम। समझ में आ गई बात? तो चिंटू पिंटू याद रहेगा, ओके। तो अभी आप एग्जाम में क्वेश्चन करेक्ट करके आ जाओगे। ओके, आगे बात करते हैं। अगला है HNO2 एक्ट एज। अब देखो, HNO एसिड है, सीधी सी बात, हर कोई जानता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिल्कुल। रिड्यूसिंग एजेंट है, बिल्कुल। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब होता है? देखो, अगर किसी की ऑक्सीडेशन, नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो सकती है और मिनिमम कुछ माइनस में होती होगी, ठीक है, -1 -2 -3। अब यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, तो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, तब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करता है। तो आंसर जाएगा ऑल। अगला क्या क्वेश्चन है? नाइट्रोजन ऑक्साइड डज नॉट कंटेन NN बॉन्ड। अब आप देखोगे पी ब्लॉक अगर आप ओपन करोगे तो आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड की एक बहुत बेहतरीन टेबल बना के दे रखी होगी। उन टेबल में जितने भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड है उनकी स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए, आप बना करके प्रैक्टिस करोगे। जब आप N2O5 की स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, NON बॉन्ड होता है। ऐसा कुछ इसकी स्ट्रक्चर होती है, आप याद कर लेना, आपके काम आएगी सारी स्ट्रक्चर्स। और बाकी सबकी स्ट्रक्चर देखोगे ना तो सब में नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड होता है। जैसे मुझे तो बहुत टाइम हो गया देखे हुए तो याद नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे इसका कुछ इसको देख लेना कि कैसे इसका ये बना हुआ होता है। ओके, हाँ, ये बात पक्का है कि N2O5 में NN बॉन्ड नहीं होता है। स्ट्रक्चर एक बार आप देख लो जाके। अगला है ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2। अब आपको पता है SO2 क्या होता है? फूलों वूलों के कलर वलर को डीकलराइज कर लेती है। ब्लीचिंग मतलब कि डीकलराइज करना। तो वो कैसे करती है? रिडक्शन से करती है। कौन से प्रोसेस से? रिडक्शन से करती है। बस याद रखना है तो याद रखना है। अगला है PH3 कैन बी फॉर्म्ड इन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PH3 को बनाने के आपके NCERT मेथड दे रखे हैं, और मैंने पी ब्लॉक पढ़ाया था तब भी आपको बहुत अच्छे से समझाया भी था। तो ये सारे के सारे मेथड आपको देखो, वाइट फॉस्फोरस की NaOH के साथ में रिएक्शन कराओगे तो भी PH3 बनेगा। H3PO3 को हीट करोगे तो भी आपके पास में PH3 बनेगा। और कैल्शियम फॉस्फाइड के से हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो भी फॉस्फीन बनेगा। तो ये तीनों मेथड फॉस्फीन बनाने के तरीके हैं। ओके, अगला है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट F ब्लॉक में किसकी होती है? ओके, जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। NP और PU। आप D ब्लॉक जा करके देखोगे, D एंड F ब्लॉक, तो वहाँ पे आपको टेबल मिलेगी, वहाँ सामने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी होगी, तो NP और PU, ठीक है। तो NP और PU की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है, जो कि वहाँ मैक्सिमम होती है। अगला बोलता है अमोंग द फॉलोइंग लेंथाइन ऑब्टेन्ड बाय सिंथेटिक मेथड। तो सिंथेटिक एलिमेंट होता है प्रीमोडियम, प्रिस्मोडियम, ऐसा कुछ इसका नाम होता है, ये होता है। ओके, ये पहला मैन मेड या सिंथेटिक एलिमेंट है। अगला अक्रॉस द लेंथेनॉइड सीरीज बेसिसिटी ऑफ द लेंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपको कि आप लेंथेनॉइड सीरीज में जाओगे तो बेसिसिटी के बारे में बताना है। जैसे लेंथेनॉइड के हाइड्रोक्साइड जो होते हैं LnOH होल थ्राइस, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होती जाती है। ओके, क्यों कम होती है? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट बाय द एक्टिनोइ एलिमेंट्स इज मैक्सिमम। अब ये पढ़ा कि NP और PU की +7 दिखती है, तो मैक्सिमम कितनी हो गई? +7। और कॉमन पूछेगा कॉमन कितनी होती है, तो +3 और +4 उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ओके, यहाँ पूछा मैक्सिमम कितनी होती है। अगला है लेंथेनॉइड फॉर +7 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आर कॉमन इज। तो +7 और प्लस, देखो मैंने आपको जब D ब्लॉक और F ब्लॉक पढ़ाया था ना, तो +2 कौन दिखाता है
और +4 कौन दिखाता है, वो अच्छे से समझाया था, अब जा करके वीडियो देख सकते हो। तो यूरोपियम जो होता है, ठीक है, वो +2 दिखाता है। +2 कौन दिखाएगा? अगला है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मतलब डी ब्लॉक फॉर्म बाइनरी कंपाउंड्स विथ हेलोजन, ठीक है। अब देखो हेलोजन के साथ में ये एक मतलब गंदा टाइप का क्वेश्चन है, बहुत हार्ड बोल सकते हो आप इसको। एनसीईआरटी में दे रखा है कौन है जो MF3 टाइप का बनाता है, एक टेबल दे रखी है MF2 टाइप का कौन बनाता है, MF3 टाइप का कौन बनाता है, तो कोबाल्ट वाला जो है MF3 टाइप का बनाता है। वैसे ये तो बहुत आसान है क्योंकि ZnCl2 बनाता है, आपको पता है, तो ये तो ZnF2 बना सकता है। कॉपर क्या बनाता है, CuCl2 बनाता है, तो ये भी F2 बना सकता है। और कोबाल्ट CuCl3 बनाता है, तो ये फिर भी आसान है। बाकी वाले क्वेश्चन जो बनते हैं वो हार्ड बनता है इसके। अगला क्वेश्चन है आपको इनकरेक्ट मैच बताना है, इनकरेक्ट वाला। तो ये तो अपन कल क्वेश्चन में भी किया था। V25 कंटेंट प्रोसेस में काम आता है, CuCl2 डिकन प्रोसेस में काम आता है, और आयरन जो आता है वो हैबर प्रोसेस में काम आता है। कहाँ काम आता है? हैबर प्रोसेस में। यहाँ वेजिटेबल वाले में कौन आएगा? वेजिटेबल वाले में निकल काम में आता है, और ये किस में आता है? आयरन हैबर प्रोसेस में, तो ये इनकरेक्ट है। अगला K2MnO4 कैन बी कन्वर्टेड इन KMnO4, कैसे कन्वर्ट करोगे आप? भले उसमें उसमें एसिडिक मीडियम करवा दो या इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दो, इसके ये मेथड है, मतलब इसमें याद करने वाला चीज़ है, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब देखो, अब ये क्वेश्चन आप सोचोगे कि जिगलर नट्टा तो पॉलीमर वाले चैप्टर में आता है, बट डी ब्लॉक में भी इसका लिखा हुआ है, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। जिगलर नट्टा कैटलिस्ट क्या होता है? टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राई एथिल एल्यूमिनियम होता है, तो टाइटेनियम और एल्यूमिनियम होता है, बोरॉन नहीं होता है, ठीक है। गलत ही बताना था, यही गलत है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है अपने से क्या पूछ रहा है? मैच ऑफ द फॉलोइंग। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? B1 से बेरी, ठीक है। तो ए का क्या आएगा? R आएगा। फिर B6 का अगर आप देखोगे तो क्या होता है? और विटामिन C तो कोई भी बता देगा, विटामिन K तो कोई भी बता देगा, D का Q कि ब्लड क्लोटिंग में डिले होगा, कोई भी बता देता है। और विटामिन C से स्कर्वी होती है, तो आंसर क्या जाएगा? थर्ड ऑप्शन। अगला बहुत आसान सा क्वेश्चन है, RNA में क्या होता है? यूरेसिल होता है, हर कोई जानता है, तो डी का आर एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है अपने पास में कि ज्यूटर आयन जो होता है, अब जब आप एमिनो एसिड पढ़ते हो तो एक ऐसी कंडीशन आती है, तो उसे बोलते हैं ज्यूटर आयन, वो आयनिक फॉर्म होता है, उसमें एमिनो एसिड दोनों तरह के बिहेवियर शो करता है, एसिडिक बिहेवियर और बेसिक भी। सही बात है, स्टेटमेंट फर्स्ट तो सही है, एनसीईआरटी का है ना कि भाई ज्यूटर आयन में क्या होता है? एक फिक्स पीएच ज्यूटर फॉर्म आयन फॉर्म करता है, और वहाँ पे एसिडिक और बेसिक दोनों तरह बिहेव करता है। ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं, मोस्ट नेचुरल अकरिंग एमिनो एसिड इज डी कन्फिग्रेशन। अब आप ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि सारे के सारे नेचुरल एमिनो एसिड जो होते हैं ना, वो एल फॉर्म में मिलते हैं। किस फॉर्म में मिलते हैं? एल फॉर्म में मिलते हैं। एमिनो एसिड को अगर आप ढूंढने जाओगे नेचर में तो आपको एल फॉर्म में मिलेंगे, और ये क्या बोल रहा है? डी फॉर्म में। तो आंसर क्या होगा कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकेंड इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है। तो सुक्रोज आपकी रिड्यूसिंग शुगर होती है, बी जहाँ पे भी है उसको कट कर दो, तो आंसर आ जाएगा फोर्थ। यहाँ तो नॉन रिड्यूसिंग पूछा है, सुक्रोज क्या होती है? रिड्यूसिंग। अगला क्वेश्चन फिर से असर्शन रीजन टाइप का है, बोलता द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल इज ये, बिल्कुल एनसीईआरटी का ही बात है। अब आप देखो यहाँ एक आर लगा है, यहाँ 2 आर लगे हैं, यहाँ 3 आर लगे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, आर ग्रुप बढ़ रहे हैं, मतलब कि प्लस आई बढ़ रहे हैं, प्लस आई बढ़ेगा तो इससे एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, सही बात है। तो
तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो करेक्ट है। अगला क्या बोलता है, द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड। सही बात है, OH में से H+ निकलेगा, H+ देगा, वही एसिडिक होगा। एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन टेंडिंग डिक्रीज द पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड। क्या बोल रहा है, अगर कोई ऐसा है, इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन, ये बोल रहा है, यहाँ से वापस पढ़ते हैं, यहाँ तक तो सही था। एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन, बिल्कुल गलत है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं इंक्रीज करेगा। ओके, तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, उसके pKa वैल्यू दे रखे हैं। आप बोलोगे pKa वैल्यू तो हमें याद नहीं है, नहीं याद नहीं होनी चाहिए, आपको उसका ऑर्डर आना चाहिए। तो पहले इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाल देते। पहले क्या है, C2H5OH है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगला है फिनॉल है, देखो OH C6H5, ठीक है। उसके बाद में अगला क्या है, C6H4 मतलब बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर में OH है और पैरा में लगा हुआ है CH3। अगला क्या है, फिर से वही है, बेंजीन रिंग है और उसके पैरा में लगा हुआ है NO2। अब इनके एसिडिक स्ट्रेंथ निकालो। तो आपको पता है अल्कोहल और फिनॉल में से कंपेयर करोगे ना, तो फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होते हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा, सबसे कम आएगा आपका 1 नंबर, और फिर अगर आप सही से ऑर्डर लगाओगे तो फिर आएगा आपका 3 नंबर, फिर 2 नंबर और 4 नंबर सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा। क्यों, क्योंकि NO2 ग्रुप वाले -I वाले ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं और +I वाले ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ कम करते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर आया, मतलब जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है वो Ka का ऑर्डर होता है। और अगर आपको pKa का ऑर्डर निकालना है तो वो Ka का उल्टा कर दोगे, तो क्या करोगे 1, 3, 2 और 4। मतलब कि जो वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, जो हाईएस्ट वैल्यू किसकी होगी, 1 वाले की होगी। हाईएस्ट कितनी है, 15, तो 15 किसकी होगी, 1 वाले की। और लोएस्ट किसकी है, 4 नंबर वाले की। लोएस्ट यहाँ कितनी है, 8.3, वो होगी 4 वाले की। तो अब आप देख लो, ऑप्शन मैच कर लो, A का R और D का P। आंसर आ गया, ऐसा था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोलता है क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन आपका, ठीक है, डज नॉट रिएक्ट विथ NaOH के साथ में ये रिएक्शन नहीं होगी। जबकि अगर आप इथाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराओगे तो ये रिएक्शन हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एल्किल हैलाइड जो है ना वो SN1 SN2 रिएक्शन दिखाते हैं, और एरिल हैलाइड वाले जो होते हैं वो SN1 SN2 नहीं दिखाते हैं। ये बात अपन ने GOC फर्स्ट में पढ़ी थी, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। रीजन क्या बोलता है, रीजन बोलता है द पार्शियल डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन क्लोराइड। अब इसके ना मैंने जब आपको पढ़ाई थी तो मैंने NCERT ले करके, आप याद करो GOC2 पढ़ाई थी ना, NCERT ओपन करके पढ़ाया था, तब ये बात रीजन बताए थे, उसके 3-4 रीजन थे, ठीक है। तो ये SN1 SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, उसकी रिएक्टिविटी को कम कर देता है, ठीक है, कम कर देता है। क्यों, क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड आता है और इसमें सिंगल बॉन्ड रहता है, तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो एकदम परफेक्ट रीज़न दे रहा है। पहली स्टेटमेंट क्या था कि रिएक्शन नहीं होती है, फिर उस बोल देता है क्यों नहीं होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड आ जाता है। तो स्टेटमेंट सही है, रीजन भी सही है, और साथ में उसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। जब रीजन एक्सप्लेन कर रहा है तो क्या बोलेंगे, ये वाला आंसर बोलेंगे। चलो अगला क्वेश्चन है, हाईएस्ट मास किसका होगा। देखो जब भी ग्राम एटम मास बोल रहा है तो मास वैसे क्या होता है, वैसे आपको पता है मोल बराबर होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो वेट निकालना है तो मोल को उसके वेट मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ ग्राम एटम लिखा है, जब भी ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल ऐसे इस टाइप के दिखे, ग्राम आयन, तो उसका मतलब ही मोल होता है। ग्राम एटम का मतलब मोल हो गया, तो 1 मोल कार्बन है, उसका मास निकालना है तो क्या करोगे आप, उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका मास कितना हो जाएगा, 1 × 12 = 12 ग्राम। आगे बात समझ में आपको, ओके। अगला है आधा मोल ऑफ CH4, तो इसका वेट कितना आ जाएगा, आधा इंटू CH4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, इसका होता है 12 और ये हो गया 4 16, ये आ गया आपका 8 ग्राम। अगला आ गया 10 ml ऑफ वाटर, पानी के लिए 1 ग्राम बराबर 1 ml होता है, तो 10 ml कितना हो जाएगा, 10
ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अगला बोलता है इतने एटम, तो पहले इसको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एटम्स को मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप, 6 × 10⁻23 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, ये आ जाएगा 23 से 23 कट गया, 3/6 यानी कि 1/2 मोल आया, 1/2 मोल आ गए। तो अब इसका वेट कितना होगा, 1/2 इनटू इसका मॉलिक्यूलर वेट। अब आप बोलोगे ऑक्सीजन का 16 ले या 32 ले। अगर आपको यहाँ पे एटम बोला है तो मतलब O की बात हो रही है, अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल बोलता तो O2 की बात होती। ठीक है, तो यहाँ एटम बोला है तो अपन कितना लेंगे, 16 लेंगे। समझ में आ गई बात आपको? ओके, तो कितना आ गया, 8 ग्राम। अब आपको मैक्सिमम कौन सा दिख रहा है, ये वाला आंसर दिख रहा है। ओके, अगला बोलता है दोनों का किसका सिमिलर स्पेक्ट्रम होगा। स्पेक्ट्रम मतलब वो स्पेक्ट्रम लाइन जो निकलती है, लाइमन बामर पासन ब्रैकेट फंड। स्पेक्ट्रम डिपेंड करता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। जिसके इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे उसमें उसका स्पेक्ट्रम एक जैसा होगा। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 थे, एक चला गया 2 इलेक्ट्रॉन। अब जिसके भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उसका बराबर होगा। 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। एक कैसे, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, +10 है मतलब 10 इलेक्ट्रॉन चले गए। अगला है बोहर में हाइड्रोजन एटम की रेडियस इतनी है फर्स्ट ऑर्बिट की, तो थर्ड ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी। तो रेडियस जो होती है ना वो होती है 0.529 n²/z, यानी कि रेडियस जो होती है आर के एन के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अगर आप दो की कंपेयर कर रहे हो R1/R3 तो क्या होगा, N1/N3 का होल स्क्वायर होगा। आसान सा बात है। N1 की वैल्यू कितनी रह रखी है, 0.53/R3 अपने को कैलकुलेट करना है। N1 कितना है, 1, कौन सा ऑर्बिटल है मतलब 1, और ये 3 करोगे तो R3 कितना आ जाएगा, 0.53 × 9, 9 पंजे 45। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला बोलता है अगर n की वैल्यू 3 हो, अब ये क्या, n और l वो आपके क्वांटम नंबर्स आएंगे। n किसको दिखाता है, जैसे अपन लिखते हैं 3s 4d 5f, तो ये जो होता है ना ये n होता है इसके आगे वाला। तो 3 में क्या क्या पॉसिबल हो सकता है देखो, और l क्या होता है, l की वैल्यू फिक्स होती है। l की वैल्यू अगर आप देखोगे s ऑर्बिटल है तो उसके l की वैल्यू 0 होगी, p के लिए 1 होती है, d के लिए कितनी होती है 2 होती है, f के लिए 3 होती है। अब आपको बोला है 3, तो 3 में क्या हो सकता है, 3s पॉसिबल है, बिल्कुल। 3p पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। 3d पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्या 3f पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। 3f पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि f की वैल्यू कम से कम स्टार्ट होती है 4f से। ठीक है, s तो 1s भी पॉसिबल होता है। p में क्या होता है, 1p होता है क्या, नहीं होता है, 2p से स्टार्ट होता है। d कहाँ से होता है, 3d से स्टार्ट होता है। f 4f से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 1 पॉसिबल है, l की वैल्यू देखो, s पॉसिबल है, p पॉसिबल है, d पॉसिबल है, तो 0 1 2 सब पॉसिबल है। आंसर जाएगा 4th ऑप्शन। ओके, तो आपको मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है कि मैं आपको एग्ज़ाम तक क्वेश्चन ऑलमोस्ट करवाता रहूँगा डेली। आप भी क्वेश्चन करते रहिए और फरवरी के लास्ट तक यानी कि 1 मार्च से पहले पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। हाँ, 1-2 चैप्टर बच जाता है तो वो बात की बात है, देख लोगे, आपको इतना हैंडल कर लोगे, 2 महीने बचेंगे उसमें। ठीक है, और अभी आप पार्ट वाइज टेस्ट वेस्ट आपको, अगर आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो अच्छी बात है, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपको पता है ऑनलाइन आजकल तो बहुत सस्ती है, हर 1000 से लेकर के 2000 तक की मिल जाती है। न्यू लाइट देख लो, एलन देख लो, PW देख लो, कोई भी जो भी आपको बेस्ट लगती है, जो इंडिविजुअली बेस्ट लगती है वही बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद में या फिर और किसी कोचिंग की कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना ताकि आप टेस्ट वेस्ट दे सको। और कुछ भी नहीं ज्वाइन कर रहे हो और ज्वाइन भी कर रखी हैं तो आप टेस्ट के PDFs जो कोचिंग्स के होते हैं, टॉप कोचिंग्स के PDFs मेरे से मांग लेना, मैं आपको दे दूंगा व्हाट्सएप पे। और वैसे आपको पता ही है टेलीग्राम ग्रुप में तो मिल ही रहे मेरे सारे PDFs। ठीक है, और बाकी पता ही आपको बता दिया सब कुछ। और कुछ डाउट हो तो आप पूछ लेना व्हाट्सएप पे, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में।